नमस्कार दोस्तों, द स्टडी हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी विगत 5 वर्षों की परीक्षाओं के दौरान संपन्न कराए हैं। तो दोस्तों, देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके पहले आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के मध्य ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है? ऑप्शन है आपके 3:5, 3:4, 3:2 या फिर 2:4। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। 3:2 के अनुपात में लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है भारत के राष्ट्रध्वज के। दोस्तों, यहाँ पर समान अनुपात में 3 रंगों में यह बटा हुआ है। पहले ऊपर सबसे पहले जो रंग है ऊपर की ओर वो केसरिया रंग है, बीच में है सफेद रंग और नीचे है गहरा हरा रंग। और दोस्तों, बीच वाला रंग अर्थात सफेद रंग में दोस्तों गहरे नीले रंग का चक्र है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन है 122, 172, 178, 315। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 315। दोस्तों, आपको क्या करना है, मेरे उत्तर बताने के पहले एक बार खुद से आप आंसर देने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। अगर सही होता है बहुत अच्छी बात, अगर गलत होता है तो दोस्तों आप जब मैं उत्तर बताऊंगा ज़्यादा समय तक आपको याद रहेगा। तो यहाँ पर 315 में दोस्तों ऐसा लिखा गया है कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। ठीक। और अनुच्छेद 315(1) के अनुसार संघ तथा राज्य के लिए एक एक लोक सेवा आयोग होगा तथा 315(2) के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही लोक सेवा आयोग हो सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों राज्यों के प्रत्येक सदन द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा को बोलने वालों का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है दूसरा, चौथा, छठवां या फिर 10वां। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, दूसरा स्थान। सबसे ज्यादा बोली जाती है चीनी भाषा मंदारिन, उसके बाद बोली जाती है स्पेनिश, फिर बोली जाती है अंग्रेजी, फिर आता है भारतीय भाषा हिंदी का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है दोस्तों, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? ऑप्शन है आपका डॉक्टर जी.एस. ढिल्लन, बी है श्रीमती मीरा कुमार, सी ऑप्शन है डॉक्टर बलराम झाखड़ और डी है श्री हुकम सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, डॉक्टर बलराम झाखड़। डॉक्टर बलराम झाखड़ को दोस्तों 22 जनवरी 1980 को 7वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। ठीक। तथा 8वीं लोकसभा में सर्वसम्मति से अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों इन्होंने लगातार 2 बार की पूर्ण अवधि के लिए अध्यक्ष पद को सुशोभित किया है और सबसे ज्यादा समय इन्हीं का रहा है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है ए सांसद, बी है प्रधानमंत्री, सी है राष्ट्रपति और डी है उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के विषयों में प्रावधान किए गए हैं और दोस्तों इसके अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा और जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। कभी कभी पूछ लिया जाता है निर्वाचन आयोग से संबंधित नियम किस अनुच्छेद में दिए गए, तो 324 में निर्वाचन आयोग का पूर्ण विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? ऑप्शन है केंद्रीय कानून मंत्री, बी है विधि सचिव, सी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात महान्यायवादी भारत का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। दोस्तों यह विधि के उन विषयों पर सुझाव देता है एवं उन कार्यों को संपन्न करता है जो राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। और दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, वेतन तथा अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई? ऑप्शन है
93वां संशोधन, 44वां संशोधन, 42वां संशोधन या फिर 73वां संशोधन। डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के विषयों को 29 विषय हैं को स्पष्ट किया गया है। याद रख लेना है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत के महान्यायवादी। आपका जवाब होगा दोस्तों बी पार्ट अर्थात राष्ट्रपति। दोस्तों अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को स्पष्ट किया गया है। राष्ट्रपति किसी दोष सिद्ध ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है या फिर वह स्थगित भी कर सकता है। तो इस प्रकार आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर उड़ीसा। दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, छत्तीसगढ़। दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ नया राज्य बना और वर्तमान में इसमें 27 जिले हैं। दोस्तों बस्तर छत्तीसगढ़ का आदिवासी जिला है। अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण क्या है? ऑप्शन पे नजर डालते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत, बी पार्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट, सी पार्ट भारत का सुप्रीम कोर्ट या फिर डी पार्ट में UNCLOS सामुद्रिक। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा बी पार्ट। दोस्तों ये विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जजों की संख्या है 160 और जबकि भारत का सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या दोस्तों केवल 31 और इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160। दोस्तों ये सबसे बड़ा विश्व का न्यायिक प्राधिकरण के रूप में मान्यता प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी दिया गया है तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या है केवल 15। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन पर नजर डालेंगे दोस्तों। ए ऑप्शन में है 16 अगस्त 1947, बी ऑप्शन है 27 जनवरी 1950, सी ऑप्शन है 13 मई 1952 और डी ऑप्शन है 15 जून 1952। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन 13 मई 1952। दोस्तों भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, ठीक। और इसके प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर 13 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक रहे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि जो प्रथम लोकसभा आयोजित हुई थी वो 13 मई 1952 को स्टार्ट हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों शून्यकाल का अर्थ क्या है? ऑप्शन है जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, अगला है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, अगला है सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, अगला है जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए तो उसे कहते हैं शून्यकाल, ठीक। दोस्तों शून्यकाल भारतीय संसद की देन है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है, ठीक। और दोस्तों इस काल का दोनों सदनों की प्रक्रिया संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। इस काल में चलने वाली कार्यवाही को भारतीय प्रेस या अखबारों ने शून्यकाल की संज्ञा दी है। इस काल के दौरान सदस्य कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। तो ऑप्शन है ए मौलिक अधिकार, बी है आपका कानूनी अधिकार, सी है संवैधानिक अधिकार और डी है प्राकृतिक अधिकार। तो दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार के तहत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने का अधिकार उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर दोस्तों अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी किए जाते हैं। 5 प्रकार की रिटें होती हैं। पहली रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, तीसरी है अधिकार पक्ष, चौथी है प्रतिषेध और पांचवी है उत्प्रेषण। बस इतना ही याद रखना है इसके संदर्भ में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में भारत के संविधान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। अब आप ऑप्शन की तरफ जाएंगे। यह धर्म के नाम पर भेदभाव का निषेध करता है। ठीक, बिल्कुल सही बात है। बी है यह एक धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान करता है। एक धर्म को औपचारिक, तो ये गलत है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बी पार्ट आपका जो है वो गलत है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बाकी जो है सी ऑप्शन भी देखते हैं। यह सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता देता है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, किसी भी धर्म को लोग अपना सकते हैं अपनी अंतरात्मा के अनुसार। यह धार्मिक संप्रदायों में नागरिकों की समानता सुनिश्चित करता है। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। तो सभी लोगों को बराबर ही माना गया है। धर्म के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। लिखा है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। ऑप्शन है लोकसभा में, बी ऑप्शन है राज्य विधानसभाओं में, सी है पंचायती राज निकायों में और डी है उपर्युक्त सभी स्थानों पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो जवाब होगा वो होगा सी ऑप्शन, पंचायती राज निकायों में। दोस्तों पंचायती राज निकायों में 1/3 स्थान जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं, 1/3। जबकि लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है। मतलब कि आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। यहाँ पर बताना है कि संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं, यानी मौलिक अधिकार नहीं है, ये बात करी गई है यहाँ पर। अब आप ऑप्शन को देखते हैं। बिहार से कुछ श्रमिक आजीविका हेतु महाराष्ट्र चले जाते हैं। तो दोस्तों इसमें मतलब कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है घूमने के लिए, किसी भी राज्य में गमन करने के लिए, रहने के लिए, तो ये मौलिक अधिकार में दिया गया है। बी ऑप्शन है क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों की एक श्रृंखला स्थापित करते हैं। तो ये भी दोस्तों मौलिक अधिकारों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो अपने अनुसार अपने स्कूल वगैरह कोई भी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। सी ऑप्शन में बात करी गई है माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे हैं। तो दोस्तों ऐसी बात मौलिक अधिकारों में बिल्कुल भी नहीं कही गई है। तो यहाँ पर आपका जो जवाब होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। और डी है सरकारी संस्थाओं में समान पदों पर काम करने वाली महिलाओं को पुरुष कर्मचारियों के समान वेतन मिलेगा। तो ये भी सही बात है कि लिंग के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा, मौलिक अधिकारों में ऐसा दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, वर्ग 1 का वर्ग 2 से उचित मिलान करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रभुत्व संपन्न को किससे मिलाया जाएगा, लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है लोगों को, तो दोस्तों ये बी पार्ट से मैच हो जाएगा, लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। प्रजातांत्रिक मतलब लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। तो ये सी ऑप्शन में मिल जाएगा। धर्मनिरपेक्ष मतलब दोस्तों धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है नागरिकों को किसी भी धर्म को, दोस्तों ये डी ऑप्शन में है, यहाँ पर होगा नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष का यही मतलब होता है। और भाईचारे का मतलब दोस्तों देखना है, भाईचारा का मतलब होता है, ए ऑप्शन से मैच हो जाएगा, सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना है चाहिए। तो ये भाईचारे से मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो जवाब होगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कूट में दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर फिर से दोस्तों मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। भारत का संघ
ग्राम पंचायत, नगर निगम और राज्य सूची वन में। दूसरे में महापौर, राष्ट्रपति, राज्यपाल और सरपंच। तो दोस्तों भारत का संघ मतलब राष्ट्रपति से मैच होगा, ग्राम पंचायत मतलब सरपंच, ठीक, नगर निगम मतलब महापौर या मेयर, राज्य मतलब राज्यपाल, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है? तो दोस्तों डी ऑप्शन सही होगा। संसद एक ऐसी संस्था है जो देश के वर्तमान कानून है, यहाँ तक कि संविधान को भी संशोधित करने की क्षमता दी गई है संसद को। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है? ऑप्शन है जनरल, बी है एयर चीफ मार्शल, सी है एडमिरल, डी है उप लेफ्टिनेंट। तो दोस्तों एडमिरल जो होता है सी ऑप्शन में भारतीय नौसेना का सर्वोच्च स्थान का अधिकारी होता है। यह रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है दोस्तों, और इसे 3 पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी कमांडो में बांटा गया है। इन कमांडो का अधिकारी वाइस एडमिरल होता है। तो दोस्तों एडमिरल जो होता है वो क्या होता है आपका भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान का कमीशन अधिकारी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? आपके ऑप्शन हैं भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री या फिर भारत के उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषणा करने की शक्ति प्रदान की गई है भारत के राष्ट्रपति को, ठीक, और जिसका उल्लेख संविधान की 5वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो ऑप्शन है आपके 123, 211, 213 या फिर 212। दोस्तों आपको ने पढ़ा होगा कि जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो 123 के अधीन करता है, जो कि एक ऑप्शन में दिया है दोस्तों। वही अंक है, यहाँ पर 2 को निकाल के आगे बढ़ा दिया गया। राज्यपाल 213 के अधीन अध्यादेश जारी करता है, ठीक, अनुच्छेद 213 के अधीन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राष्ट्रपति, बी दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है राज्यसभा के सभी सदस्य, ठीक। यहाँ पर आपको क्या बताना, उपरोक्त में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका जवाब होगा वो होगा ए ऑप्शन, यानी राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति को ये प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति को चुना जाता है और अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति को चुनाव हो के नियम दिए गए हैं, ठीक। और दोस्तों समानुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है समान अनुपात में प्रतिनिधित्व से है, और एकल संक्रमणीय प्रणाली से तात्पर्य होता है कि एक से अधिक उम्मीदवार होने पर मतदाताओं द्वारा मतदान वरीयता क्रम में दिया जाना। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है निम्न पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बताना, उपरोक्त में से भारत के संविधान का कौन सा भाग 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के प्रावधान की प्रतिस्थापना करता है? ऑप्शन है आपके केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3 और केवल उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, तीनों में दोस्तों ये बात कही गई है कि 1 से 0 से 6 तक के बच्चों के शिक्षा के बात करी गई है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक, अपने पद पर बना रह सकता है? तो दोस्तों इसमें आपको देखना पड़ेगा। ऑप्शन क्या है, 5 वर्ष या 62 वर्ष की अवधि, 5 वर्ष या 65 वर्ष की अवधि, 4 वर्ष या 62 वर्ष की अवधि, या फिर 4 वर्ष या 65 वर्ष की अवधि। तो दोस्तों डी पार्ट सही होगा,
4 वर्ष या 65 वर्ष की अवधि तक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद को धारण करता है। दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो होता है वो दोस्तों इसकी स्थापना केंद्र सरकार के विभागों के प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जांच करने के उद्देश्य से की गई है। ठीक, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा से कथन सही हैं? ऑप्शन है, पहले कथन में बात करी गई है दोस्तों, वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक, और दूसरा है, वह एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। आपके ऑप्शन है दोस्तों, केवल 1, केवल 2, एक तथा 2 दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ दोनों ही गलत हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो आपका वह राज्य विधान परिषद के 1/4 नहीं 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। और दोस्तों ये जो सदस्य होते हैं जिन्हें वह मनोनीत करता है वो या तो दोस्तों कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा या सहकारी आंदोलन के क्षेत्र में जिन्होंने विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हों, ऐसे लोगों को दोस्तों वह 1/6 लोगों को विधान परिषद के लिए मनोनीत करने की क्षमता रखता है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है एंग्लो इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो दोस्तों वह 2 सदस्यों को नहीं, केवल 1 सदस्य को मनोनीत करने की क्षमता रखता है। ठीक, राज्य विधानसभा के लिए 1 सदस्य को मनोनीत कर सकता है यदि उसकी राय में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना मिला हो। अनुच्छेद 333 में इस बात का उल्लेख है दोस्तों। ठीक, 333 में। अगला प्रश्न देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4। ऑप्शन है 1 और 3, बी में है 2 और 4, सी में है 1, 2, 4 और डी में है 1 और 2। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो जवाब होगा सही वो होगा डी ऑप्शन। भारत के में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया, जिसके अनुसार अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, देखते हैं प्रश्न क्या है। दोस्तों यहाँ पर एक बात फिर से बीच में बोलना चाहूंगा कि दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। निश्चित रूप से इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न जरूर रिपीट होगा, और जो व्याख्या कर रहे हैं दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिल रहे हैं, आप नोट भी कर सकते हो उनको, और या तो फिर आप इनको सुन लीजिए 1-2 बार तो आपको याद हो जाएंगे और इन्हीं के इर्द गिर्द प्रश्न आएगा। ठीक, यहाँ पर भारत का राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है गया स्थित बौद्ध विहार से, कोलकाता स्थित संग्रहालय से, सी है पटना स्थित संग्रहालय से, डी है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। तो डी ऑप्शन सही होगा, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर है, निम्न में से किस एक की संस्कृति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? ऑप्शन है आपके बलवंत राय मेहता समिति की, बी ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति की, सी है आयंगर समिति है दोस्तों, डी है ठक्कर आयोग। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका जवाब होगा वो होगा बी, स्वर्ण सिंह समिति ठीक की सिफारिश हुई थी। दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया। ठीक, अगर दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति अगर पूछ ली जाए, ये भी कभी कभी पूछी जाती है, तो दोस्तों ये समिति पंचायती राज से संबंधित है। आयंगर समिति अगर पूछ ली जाए दोस्तों, तो आयंगर समिति जो है वो केंद्रीय संगठन के पुनर्गठन से संबंधित है। और ठक्कर आयोग की अगर बात करें तो दोस्तों इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित आयोग जो था वो है आपका ठक्कर आयोग। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो गया, स्वर्ण सिंह समिति। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? दोस्तों ये प्रश्न तो शायद सबको आता होगा, ये प्रश्न है बी ऑप्शन आपका सही होगा, संविधान संशोधन प्रक्रिया से। ठीक, 368 में संविधान को कैसे संशोधित किया जाता है इस सारे प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।
लिखा हुआ है सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न आसान ही है, 5 करोड़ रुपए है सांसद निधि की वर्तमान राशि। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ की धनराशि दी जाती है। दोस्तों प्रत्येक वर्ष दी जाती है, 5 साल तक अगर वो सांसद रहते हैं तो प्रत्येक वर्ष उनको 5-5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि वो अपने क्षेत्र का विकास करें। अगले प्रश्न को देखते हैं। राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसका कथन है। तो दोस्तों ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य समझाया गया उस विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। दोस्तों यहाँ पर ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ने संविधान सभा के अंतिम भाषण में राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य समझाते हुए उपरोक्त कथन जो अभी मैंने पढ़ा है वो बात उन्होंने कही थी। तो दोस्तों ये आपका ए ऑप्शन सही हो गया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानसिक विक्षिप्ति भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सन्निहित है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन सही होगा, धारा 84। मानसिक विक्षिप्ति भारतीय दंड संहिता के धारा 84 में सन्निहित है, जिसके अनुसार मानसिक विक्षिप्ति या विकृत चित्त व्यक्ति आपराधिक दायित्व से मुक्त होगा। अगर कोई व्यक्ति मानसिक विक्षिप्त है, कोई अपराध कर देता है तो दोस्तों उसको दंड नहीं दिया जाएगा, ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका सही है। 91वें संविधान संशोधन में ये बात कही गई जो कि 2003 में केंद्र तथा राज्य में मंत्री के मंत्रियों की संख्या सदन के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक, 91वां संविधान संशोधन 2003 है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की। आपके ऑप्शन है अशोक मेहता, L.M. सिंघवी, दिनेश गोस्वामी, बलवंत राय। तो दोस्तों त्रिस्तरीय अगर पंचायत की बात करें, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की, तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने इसकी बात करी थी। दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और दोस्तों 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था, जिसने वर्ष 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था, ग्राम, खंड और जिला का सुझाव दिया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जवाब होगा बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, राज्य के राज्यपाल। तो दोस्तों भारत के संविधान में राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए अभियोग चलाने का प्रावधान है, जबकि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है। तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 18। संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री सम्मान को प्रारंभ किया है। अनुच्छेद 18(1) के अनुसार राज्य, सेना तथा विद्या संबंधी सम्मान का प्रावधान कर सकती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, मतलब कृषि पर कर किसके द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं स्थानीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या फिर केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो जवाब होगा वो होगा बी पार्ट, क्योंकि जो कृषि है दोस्तों वो राज्य सूची का विषय है, इसलिए किसी पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार का ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है। लोक चुनाव में वोट डालना,
वैज्ञानिक का, दोस्तों यहाँ कर्तव्य बताना है कि कौन सा कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, सी है लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, डी है संविधान को मानना एवं उसके आदर्शों की कदर करना। दोस्तों ए ऑप्शन आपका सही होगा, लोक चुनावों में वोट डालना, ये मौलिक कर्तव्यों में नहीं आता है। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है 2, बी है 5, सी है 7 या डी है 10। तो दोस्तों 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है किसी भी एक सहकारी समिति के गठन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है किसने कहा था? दोस्तों यहाँ पर जो ए ऑप्शन है आपका अरिस्तु, इन्होंने ही कहा है परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? दोस्तों जो 243 अनुच्छेद है वो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है दोस्तों। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य तथा अनुच्छेद 9 में भूमि सुधार का उल्लेख है। तो 243 जो दोस्तों है आपका पंचायती राज से संबंधित है, और ये दोस्तों 51 का में है, और भूमि सुधार से संबंधित जो आपकी बातें करी गई हैं दोस्तों वो अनुसूची 9 में है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में दोस्तों इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, और 11 दिसंबर 1946 को जब स्थायी बैठक शुरुआत हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। जिस प्रकार दोस्तों अगर केंद्र की बात करें, केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष मुद्रा बिल के लिए प्रमाणित करता है, उसी प्रकार राज्य में राज्य विधानसभा का अध्यक्ष यह इस बात को प्रमाण करता है कि ये मुद्रा बिल है या धन बिल है या नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2/3 लोगों की ही अनुमति की जरूरत पड़ती है, और अगर एक बार ये पारित हुआ 2/3 लोगों का अनुमोदन होता है तो 1 साल तक वैलिड रहता है। अगर वो अनुमोदन अस्वीकृत होता है तो फिर नेक्स्ट 1 साल तक दोस्तों फिर से इसे पारित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है? तो दोस्तों बीपी सिंह जो हैं आपके सी ऑप्शन में, इन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार नहीं संभाला, जबकि मोरारजी देसाई, देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं उप प्रधानमंत्री, दोस्तों यहाँ पर उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला। तो बीपी सिंह ने उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है, और बीपी सिंह दोस्तों स्वतंत्र भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे, और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री के पद को कभी भी सुशोभित नहीं किया है। ठीक, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री हुए थे, फिर हुए मोरारजी देसाई, फिर इसके बाद हुए चौधरी चरण सिंह, फिर बाबू जगजीवन राम, फिर यशवंत राव चौहान, फिर चौधरी देवी लाल हुए, फिर इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, फिर इसके बाद ये पद ही खत्म कर दिया है उप प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न है दोस्तों, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों कम से कम 60 हो सकते हैं और मैक्सिमम 500 हो सकते हैं, 60 से कम ना हो और 500 से ज्यादा ना हो। ठीक, और विधानसभा की जो संरचना है, कितने क्या सदस्य होंगे, इन सब का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 170 में दिया गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 170। प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न, यानी डी ऑप्शन सही होगा। और दोस्तों इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी,
और यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके मेडल पर सूर्य का चित्र अंकित होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? दोस्तों, अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाता है और अपना त्याग पूरा नहीं होता है और उससे पहले ही अपना त्यागपत्र सौंपते हैं तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को सौंपना होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं? तो दोस्तों यहाँ लोकसभा में कितनी सीटें हैं गुजरात राज्य के पास? तो दोस्तों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। 26 सीटें हैं गुजरात के पास और सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो हैं यूपी के पास, 80 सीटें हैं लोकसभा के अंदर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों अभी पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात करें तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति 1957, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करी थी और दोस्तों इस सिफारिश पर राजस्थान की विधानसभा ने 2 दिसंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया था। इसके अतिरिक्त दोस्तों पंचायतों के सुधार के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति, ये अशोक मेहता समिति ये भी पंचायतों से संबंधित है। ठीक, और 1977 में इसका गठन किया गया। फिर इसके बाद दोस्तों आपकी 1985 में GV राव समिति भी बनी, ये भी पंचायतों से संबंधित है, पूछ लिया जाता है ना कभी कभी। और एक 1986 में दोस्तों डॉक्टर LM सिंघवी समिति का भी गठन किया गया, वो भी पंचायतों से ही संबंधित थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी शब्द लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के 324 अनुच्छेद अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा के तहत दोस्तों संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के बारे में बात करी गई है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो दोस्तों 1 घंटे का टाइम होता है शून्यकाल का, जो कि होता है आपका 12 से 1 बजे के बीच का। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर S राधाकृष्णन, श्री V गिरी, श्री BD जत्ती। तो दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन थे, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति हैं उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं, अगर समय से पूर्व देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम, राज्यसभा के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष। अगला प्रश्न है। भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो यहाँ पर दोस्तों आपका जवाब होगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए, श्रीमती फातिमा बीबी, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती दुर्गा बनर्जी। तो दोस्तों श्रीमती सुचेता कृपलानी जो हैं ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, साथ ही साथ भारत की किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो दोस्तों नागालैंड जो राज्य है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर दोस्तों अभी तक पंचायती राज प्रणाली नहीं है, बाकी इस नागालैंड को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में पंचायती राज प्रणाली है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान को माना गया है संघीय, एकात्मक, संसदीय, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। तो दोस्तों डी ही सही है। यहाँ पर रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है भारतीय संविधान को। एकात्मक संविधान का दोस्तों मतलब होता है कि जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित हों। ठीक, एकात्मक।
और संघात्मक का मतलब होता है दोस्तों जिसमें शक्तियां केंद्र और राज्यों में विभाजित रहती हों, दोनों अलग अलग स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों के लिए उच्चतम न्यायालय को विशेष उत्तरदायित्व है। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो संवैधानिक उपचारों का एक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में, उसके तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों दोस्तों रिटें जारी करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो दोस्तों ये डी ऑप्शन से ही होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा संसद के जो खर्च हैं वो नियंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है इसे सीएजी भी कहा जाता है और संविधान निर्माताओं ने सीएजी को प्रहरी की भूमिका सौंपी हुई है। ठीक, सरकार के जो भी खर्च होते हैं सारे का लेखा जोखा सीएजी के पास ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश की बात करें तो दोस्तों फातिमा बीबी थी। ठीक, और उच्च न्यायालय में अगर महिला न्यायाधीश कौन पहले बनी तो दोस्तों लीला सेठ थी। ये हिमाचल प्रदेश में की उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। और दोस्तों प्रथम सत्र महिला न्यायाधीश की अगर बात करें तो अन्ना चांडी थी। ठीक, जो सी ऑप्शन में दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, ड्राफ्टिंग अर्थात प्रारूप समिति, तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जो कि नीदरलैंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय गान को सबसे पहले गाया गया था, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में दोस्तों, जो कि कांग्रेस का अधिवेशन था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? तो दोस्तों एन संजीव रेड्डी यानी नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं, जो कि पहले राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं। और अगर दोस्तों इनका कार्यकाल की बात करें तो 1977 से 1982 के दौरान इनका कार्यकाल रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? तो यहाँ पर दोस्तों सुचेता कृपलानी जो थी ये अपने विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी। ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो दोस्तों हाजी पीर की लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी 1965 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जिनकी ताशकंद समझौता 1966 के बाद मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनावों के समय किसका निषेध है? घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग करना, निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण, या डी पार्ट है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों उपर्युक्त सभी जो हैं इनका निषेध किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? बी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, बी.डी. जत्ती। तो दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन बी ऑप्शन जो है वे कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल दोस्तों 1967 से 1969 था, 2 ही वर्ष रहा है। तो दोस्तों ये कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहे, जबकि बी गिरी, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह और बी.डी. जत्ती ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों 25 साल होना चाहिए। 25 साल का अगर व्यक्ति है तो वो सांसद का चुनाव लड़ सकता है लोकसभा के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? विपक्ष का नेता, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्याय। तो दोस्तों जो विपक्ष का नेता होता है
वो कैबिनेट स्तर का दर्जा रहता है उसके पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो दोस्तों प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है? तो दोस्तों मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिए थे। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों 10 कर्तव्यों को शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। शिक्षा से संबंधित 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो दोस्तों यहाँ पर मतलब है उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार। राज्यसभा को दोस्तों ये अधिकार है दिया गया है। यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो दोस्तों उस उपराष्ट्रपति को अपने पद को छोड़ना होगा। लेकिन उपराष्ट्रपति ये सब कार्य करने से पहले अगर कोई ऐसा कार्य होता है उसे पद से हटाने का, तो उसे 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, जहां पर सबसे सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों राज्यसभा का जो प्रदेन अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? दोस्तों लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 ईयर होनी चाहिए। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? दोस्तों महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा हेतु संसद द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लाया गया, लेकिन यह 26 अक्टूबर 2006 से लागू है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा 2006। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उस समय दोस्तों भारत के जो मुख्य प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। दोस्तों ताशकंद वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम गृह मंत्री में से कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे वो थे आपके, ए ऑप्शन सही है, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। और बाबू जगजीवन राम की बात करें तो दोस्तों बाबू जगजीवन राम प्रथम श्रम मंत्री थे भारत के। मोरारजी देसाई की बात करें तो दोस्तों ये भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं, 6वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। और गोविंद वल्लभ पंत की बात करें दोस्तों तो यूपी के पहले मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लिखा गया था, तो इसमें बताना है ऑप्शन। दोस्तों एग्जैक्ट याद रखिए, 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। शुरुआत में जब 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उस समय दोस्तों इसमें केवल 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जो किया गया था, एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया, तो टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन, यानी ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं,
किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बी ऑप्शन सही है। लाल बहादुर शास्त्री का जो नाम है वो शांति पुरुष के नाम से विख्यात है, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? दोस्तों यूपी का जो इटावा जिला न्यायालय है वो उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्यपाल महोदय करते हैं उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो दोस्तों आशा करता हूँ इतने ही प्रश्न थे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।